वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आज पेपर था नोट से 10 प्रीलिम्स का, तो आप सभी ने अच्छे से अपना पेपर किया होगा। आई होप आपने जितना पेपर किया अच्छे से किया होगा और नेगेटिव मार्किंग से आप दूर रहे होंगे। तो अब अपन बात करते हैं नोट से 10 पेपर के एनालिसिस के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उसका क्या राइट आंसर हो सकता है। एज जैसे मिले हैं क्वेश्चन, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि नोट सेट का पेपर आउट नहीं होता है, बाहर नहीं आता है, तो वहाँ से ओनली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही अपन डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट है, देखना है आपको। देखते हैं कितना स्कोर आपका होता है। आपको देखना है कौन सा क्वेश्चन आया था। अगर कोई क्वेश्चन और भी हो तो आपको कमेंट करना है और अपना अपना स्कोर भी कमेंट करना है, ताकि इसकी एग्जैक्ट कट ऑफ आपको मिल सके। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था शॉक इंडेक्स के बारे में। शॉक इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है शॉक इंडेक्स का, और ये एग्जाम में आता है और इस बार प्रीलिम्स में देखने को मिला था। अब बात करें फॉर्मूला का। शॉक इंडेक्स की फॉर्मूला होता है हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसा कि पता है कि जो क्वेश्चन आया था उसमें शॉक इंडेक्स में आपको शॉक इंडेक्स पूछी थी, हार्ट रेट दिया हुआ था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया हुआ था, तो आपको शॉक इंडेक्स निकालनी थी। तो उसमें ये फॉर्मूला आपको यूज लेना था। और नॉर्मल अगर हम बात करें शॉक इंडेक्स की तो होती है 0.5 से लेकर 0.7। और अगर इसकी और बात करें अपन शॉक इंडेक्स की, तो मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स जो होती है, अगर मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स से क्वेश्चन आया होगा शॉक इंडेक्स, तो इसमें जो निकालते हैं शॉक इंडेक्स वो अपन हार्ट रेट अपॉन मीन आर्टेरियल प्रेशर से निकालते हैं। अब बात करें मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने के लिए वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन 3, ये फॉर्मूला काम में लेना होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर के लिए। पहले मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालेंगे, उसके बाद में अपन मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स निकालते हैं। तो ये मैंने दोनों ही फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किए। अब आपको देखना है कि वहाँ कौन से फॉर्मूले से आपसे क्वेश्चन था, डायरेक्ट हार्ट रेट और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया हुआ था, या फिर आपसे मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर द्वारा पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखने को मिला था अपने आज के पेपर में, वो था पोजीशन इन कोड क्लैंपिंग। अब ये क्वेश्चन कोड प्रोलेप्स के बारे में था, या फिर कोड क्लैंपिंग के दौरान कौन सी पोजीशन देते हैं, ये था। ये आपको पता करना है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो राइट आंसर होगा वो होने वाला था अपने, या तो हो सकता है जेनो पेक्टोरिस अगले ऑप्शन में था, या फिर नी चेस्ट हो सकता है, और इनमें से दोनों नहीं था तो फिर टेंडरबर्ग पोजीशन इसका राइट आंसर होगा। इन तीनों में से एक आंसर होने वाला था इसका, नी चेस्ट, टेंडरबर्ग या फिर जेनो पेक्टोरिस। ये आपको देखना है, और आपको अगर आपको ऑप्शन पता हो तो आप कमेंट करें ऑप्शन, उसके बाद में आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो जैसा कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे ही मैं आपको सटीक आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें, एक क्वेश्चन देखने को मिला था थोरासेंटेसिस कॉम्प्लिकेशन के बारे में। ये सारे प्रोसीजर मैंने इसी यूट्यूब चैनल डीएस नर्सिंग क्लासेस पे एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले ही करवाए थे। थोरासेंटेसिस, लंबर पंचर, और वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप अब जो आने वाले पेपर हैं उनकी तैयारी के लिए डीएस नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हो। थोरासेंटेसिस कॉम्प्लिकेशन में अगर आपसे पूछा था मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है न्यूमोथोरेक्स। क्या होता है? न्यूमोथोरेक्स। क्यों? जब भी हम पंचर करते हैं तो वहाँ लंग पंचर होने की संभावना होती है, और लंग्स पंचर होंगे तो वहाँ न्यूमोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स दोनों में से कोई कंडीशन देखने को मिलेगी। या फिर अगर आपके ऑप्शन में दोनों ही नहीं होके ब्लीडिंग या पेन थे तो वो राइट होंगे। पहले सबसे अगर मोस्ट कॉमन देखें तो न्यूमोथोरेक्स होगा। उसके अलावा देखते हैं तो ब्लीडिंग भी हो सकता है और पेन भी यहाँ आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट हो सकता है। तो ये आपको पता होगा कि क्या ऑप्शन था, लेकिन जो मोस्ट कॉमन होता है कॉम्प्लिकेशन वो होता है न्यूमोथोरेक्स। एक क्वेश्चन देखने को मिला था बीसीजी के स्कार के बारे में। अब बात करें, अगर लेफ्ट अपर आर्म के पे ही क्यों लगाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन होगा, तो उसका तो आंसर होने वाला है यूनिफॉर्मिटी। क्यों लगाते हैं? यूनिफॉर्मिटी के लिए। और अगर आपसे बीसीजी के स्कार की स्टेजेस के बारे में क्वेश्चन आया होगा,
तो इसकी 4 स्टेजेस होती है, इमीडिएट, इनिशियल, अल्सरेशन और हीलिंग स्कारिंग, हीलिंग या स्कारिंग फेज, जो कि 6 मंथ में जाके कंप्लीट होता है। कंप्लीट होती है 6 महीने में जाके स्टेजेस। इमीडिएट स्टेज होती है 0 से 3 वीक, इनिशियल ड्यूरेक्शन होती है वो 2 से 4 वीक में होती है, अल्सरेशन जो होता है वो 4 से 6 वीक में होता है, और हीलिंग या फिर स्कारिंग जो बोलते हैं वो जाके 6 से 12 सप्ताह में कंप्लीट होता है ये स्टेजेज। तो ये बीसीजी के स्कार के बारे में भी क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन देखने को मिला था आपने राइफल स्कोर के बारे में। राइफल स्कोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, राइफल स्कोर, और ये आने वाले एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अपने यहाँ को थोड़ा देखते हैं इसको। राइफल स्कोर की बात करें अपन, तो राइफल स्कोर जो क्लासीफाई करता है वो करता है एक्यूट किडनी इंजरी को की सीवियरिटी को। किसको क्लासीफाई करता है ये? क्लासीफाई सीवियरिटी ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी। जो एक्यूट किडनी इंजरी होती है उनकी सीवियरिटी को क्लासीफाई करने का काम करता है राइफल स्कोर। अगर बात करें राइफल स्कोर किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो राइफल स्कोर बेस्ड होता है आपके सीरम क्रिएटिनिन, इनकी जो वैल्यू चेंज होती है उन पे आधारित होता है इसकी राइफल स्कोर। जीएफआर पे और यूरिन आउटपुट पे, यूरिन आउटपुट पे ये निर्भर करता है। कौन? राइफल स्कोर। अगर आपसे क्वेश्चन राइफल स्कोर की बारे में पूछे, इसकी फुल फॉर्म के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा कभी, तो इसमें राइफल का जो मीनिंग होता है RIFL और E, तो ये सारे सीरम क्रिएटिनिन के वैल्यू के इंक्रीज होने और डिक्रीज होने के ऊपर निर्भर है। R का होता है रिस्क, I से होता है इंजरी, और F से होता है फेलियर, L से होता है लॉस, और E से होता है एंड स्टेज किडनी डिजीज। तो ये आपके किडनी की डिजीज की सीवियरिटी को शो करने का काम करता है राइफल स्कोर। तो आपको पता होना चाहिए राइफल स्कोर। अब आपके ऑप्शन में क्या था, वो किस पे बेस्ड होता है ये पूछा था, या फिर इसकी ये क्या स्टैंड करता है, किसके बारे में बताता है ये पूछा था। ये मैंने बताया, नॉर्मल जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं चीज़ों से आया होगा, और या फिर आया था आज के पेपर में। तो आपको देखना है कि आपने क्या किया था इस क्वेश्चन में, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है ताकि एग्जैक्ट कट ऑफ आपको मिल सके। नेक्स्ट बात करें अपन, इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था MgSO4 की टॉक्सिसिटी के बारे में, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी के बारे में। अगर हम MgSO4 की टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें, तो इसमें जो देखने को मिलता है अपने को, इसकी एंटीडोट के बारे में अगर पूछा होगा तो इसका एंटीडोट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या होता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट। और अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट में 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट कैसे देते हैं? 10-10-10 के फॉर्मूले देते हैं। 10% 10 ml ओवर 10 मिनट IV देते हैं, और 10-10-10 के फॉर्मूले में कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है। अगर MgSO4 की टॉक्सिसिटी में आपसे पूछे प्रायोरिटी, तो यहाँ प्रायोरिटी होगी MgSO4 को स्टॉप करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और जो क्वेश्चन देखने को मिला था वो था लंबर पंचर की पोजीशन के बारे में। अब लंबर पंचर में पोजीशन आपसे पूछी थी, ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले ही इसी यूट्यूब चैनल पे करवाया है, अच्छे से करवाया है। यहाँ 2 पोजीशन होती है, एक तो ड्यूरिंग जब लंबर पंचर चल रहा हो उस टाइम, और एक आफ्टर लंबर पंचर। तो अपन बात करें दोनों ही पोजीशन के बारे में। ड्यूरिंग जो पोजीशन होती है वो अपन देते हैं लेटरल रिकमेंडेड। कौन सी? लेटरल रिकमेंडेड, या फिर इसको अपन सी शेप्ड पोजीशन या फिटल प्लेक्स पोजीशन बोलते हैं। और जो क्वेश्चन में आया था आज के पेपर में वो था आफ्टर लंबर पंचर कौन सी पोजीशन देनी होती है। तो आफ्टर लंबर पंचर अपन को फ्लैट या सुपाइन पोजीशन देते हैं। कौन सी? फ्लैट या सुपाइन पोजीशन। पोस्ट लंबर पंचर हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए फ्लैट या सुपाइन पोजीशन दी जाती है आफ्टर लंबर पंचर। ये क्वेश्चन था। आई होप आपने यही राइट किया होगा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन था आपके ईयर डॉप के इंस्टॉलेशन के बारे में।
ईयर ड्रॉप के इंस्टॉलेशन। अब आपसे ये पूछा था चिल्ड्रन में, किसमें, चिल्ड्रन में, कि चिल्ड्रन में जो ईयर ड्रॉप का इंस्टॉलेशन करते हैं तो ईयर लोब को कैसे होल्ड करते हैं, ईयर लोब के होल्ड के बारे में था। तो जब भी हम 3 साल से छोटे बच्चों में ईयर ड्रॉप इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम ईयर लोब को डाउनवर्ड और बैकवर्ड होल्ड करते हैं, डाउनवर्ड और बैकवर्ड। और अगर बच्चा 3 साल से बड़ा है तो उसमें अपवर्ड और बैकवर्ड होल्ड करते हैं। कैसे, अपवर्ड और बैकवर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आता है और आज भी नोट से 10 प्री में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। ईयर ड्रॉप इंस्टॉलेशन के बारे में पूछा था, चिल्ड्रन था, तो चिल्ड्रन में अपन डाउनवर्ड और बैकवर्ड होल्ड करते हैं ईयर लोब को। और 3 साल से बड़ा अगर बच्चा है तो उसमें अपन अपवर्ड और बैकवर्ड होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला था आज, नेक्स्ट क्वेश्चन था लक्ष्य प्रोग्राम के बारे में। अब बात करें लक्ष्य प्रोग्राम की, तो लक्ष्य प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है। किसका, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बात करें इस लक्ष्य प्रोग्राम की, तो जो लक्ष्य प्रोग्राम है वो अपने रिड्यूस करता है इसको, मैटरनल और न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी को। किस प्रकार करता है, वो इम्प्रूव करता है लेबर रूम और मैटरनल ओटीज को, उसकी जो हाइजीन को मेंटेन करता है और उसकी केयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में काम लिया जाता है लक्ष्य प्रोग्राम। इसमें जो लक्ष्य हैं, लक्ष्य उसकी भी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, लक्ष्य। तो इस लक्ष्य प्रोग्राम में आपको पूरी इसके बारे में बताया गया है, इसके नेम में ही सब कुछ है। इसकी फुल फॉर्म है लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। तो ये जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम लेबर रूम की क्वालिटी को मेंटेन इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था। और ये किसको रिड्यूस करता है, मैटरनल और न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी को कम करने में हेल्पफुल होता है ये। और ये लेबर रूम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मददगार है, इसीलिए इसको लाया गया लक्ष्य प्रोग्राम को। और किस मिनिस्ट्री में आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है ये। नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, एक क्वेश्चन आया था हेपेरिन की एंटीडोट के बारे में। किसके बारे में, हेपेरिन के एंटीडोट के बारे में। तो हेपेरिन का एंटीडोट आप सभी को पता होगा, कॉमन क्वेश्चन बन चुका है ये। तो इसका था प्रोथामाइन सल्फेट। क्या था, प्रोथामाइन सल्फेट। और अगर बात करें वारफेरिन की, तो वारफेरिन का होता है विटामिन के। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं। और हेपेरिन का आज नोट से 10 प्री में पूछा गया है, प्रोथामाइन सल्फेट। आगे बात करें अपन, तो ये क्वेश्चन आया था एक आज एनजी ट्यूब मेजरमेंट के बारे में। अब यहाँ क्वेश्चन एनजी ट्यूब मेजरमेंट में मतलब कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, या फिर इसकी लेंथ पूछी थी। तो अगर लेंथ पूछी हो आपसे तो 55 टू 60 सेंटीमीटर या 45 टू 60 सेंटीमीटर इसकी सेंटीमीटर होती है इसकी लेंथ। और मुझे आई होप इसमें पूछा गया होगा इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो आपको पता होगा नेक्स फॉर्मूले से इसका मेजरमेंट करते हैं। किस फॉर्मूले से, नेक्स। नोज से लेकर नेजल लोब, नोज है वहां, नोज टिप से लेकर ईयर लोब और ईयर लोब टू जिफोइड जो प्रोसेस है, जीपी स्टर्नम है, वहां तक अपन मेजर करते हैं ट्यूब को। और उसके बाद भी उसको 10 सेंटीमीटर अबव उसको इंसर्ट करते हैं। किस फॉर्मूले से, नेक्स। नोज टू ईयर लोब टू जीपी स्टर्नम, यहाँ तक मेजर करने के बाद में उसको नेजल कैविटी के थ्रू इंसर्ट किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था टाइम आउट के बारे में। टाइम आउट का आपको पता होगा, ये एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का एक कंपोनेंट है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में साइन इन, साइन आउट और टाइम आउट,
ये 3 कंपोनेंट होते हैं। बात करें टाइम आउट की, तो टाइम आउट में आपसे पूछा होगा कि इसमें क्या करते हैं, टाइम आउट में क्या किया जाता है। तो टाइम आउट में बिफोर स्किन इंसिजन, किसी भी प्रोसीजर के स्किन इंसिजन लगाने से पहले ये इसमें कंफर्म किया जाता है करेक्ट पेशेंट, साइट को और प्रोसीजर को। किसको? करेक्ट पेशेंट को, उसकी साइट को और प्रोसीजर को कंफर्म किया जाता है। ये किसको कम करता है? ये एरर और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम करता है। किसको कम करता है? एरर, मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम करने का काम करता है टाइम आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना जो आया था आज के पेपर में, वो था वुंड के बारे में। अब यह वुंड के बारे में जो क्वेश्चन था वो था एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन बताया गया है। मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो मिला है उसमें शायद या तो डी सेंस के बारे में था, डी ही सेंस या फिर ई विश्लेषण या फिर डी ही सेंस के बारे में था। अगर इमेज बेस्ड था तो आपको पता होना चाहिए कि डी ही सेंस में कोई भी अगर साइट है, सर्जिकल वुंड है, वो रीओपन हो जाता है, कुछ टाइम बाद में वापस रीओपन हो जाता है। ओनली रीओपन होता है डी सेंस में। और ई विश्लेषण में क्या होता है, जो अंदर का पार्ट है, जो इंटरनल ऑर्गन है बॉडी का, वो उस ओपन वुंड से बाहर आ जाता है। ई विश्लेषण में तो प्रोट्रूजन और एक्सट्रूजन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, और डी सेंस में ओनली ओपन हो जाता है रीओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड। जो भी सर्जिकल वुंड होता है वो रीओपन हो जाता है, और ई विश्लेषण में जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टाइप ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के अलग अलग टाइप हैं, वो आपको साइकेट्रिक में इजीली पता होंगे। अब ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि टाइप ऑफ डिप्रेशन में किसी एक डिप्रेशन के बारे में पूछा था या फिर आपको नंबरिंग पूछी थी या क्या पूछा था। नेक्स्ट, एक जैसा पता चला है रिडजेन मेनिवर के बारे में पूछा गया था। अब इसकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन था या फिर क्या था, ये आपको बताना है। अगर बात करें इसके यूज के बारे में, तो ये यूज लिया जाता है सेकेंड स्टेज लेबर में। किसमें? सेकेंड स्टेज लेबर में। और किसकी डिलीवरी के लिए? तो ये हेड की डिलीवरी के लिए। किसकी डिलीवरी के लिए? हेड डिलीवरी के लिए यूज लिया जाता है रिटजेन मेनेवर। आई होप आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा होगा, आपने मैथ्स किए होंगे, और आपका जो भी स्कोर हो आपको कमेंट करना है। और जो भी कोई और क्वेश्चन छूटे हो वो क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं, ताकि उसका राइट आंसर मैं आपको जल्दी लाकर दे सकूं। धन्यवाद।